हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो भैया सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा ड्राफ्ट दिखा देता हूं। ये जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है। जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आता है, ये चैप्टर आपका 9 से 12 नंबर का आता है पेपर में। इसको हम लोग अभी कवर करेंगे। पहला यूनिट, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की किताब है। पहले ही मैं बता देता हूं, ये जो बुक है ये बस आपका आईसीएआई मटेरियल है, आपको पता है। उसके अलावा मैं कुछ भी रेफर नहीं करता। ये आपका आईसीएआई मटेरियल है, उसी को मैं पूरा का पूरा रेफर कर रहा हूं, आईसीएआई मटेरियल को। और इस आईसीएआई मटेरियल को ही हम लोग कलरफुल फॉर्म में खाली यहां पर उतारे हुए हैं। तो इस पूरे लेक्चर के दौरान आप भी अपना आईसीएआई मटेरियल खोल के रखें। पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पढ़ाते टाइम ये भी बताते रहूंगा कि ये एरिया से एमसीक्यू, ये एरिया से एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आप प्लीज उसको नोट करिए रहिएगा। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू आ रहे हैं, ये सिर्फ उसी जगह से आ रहे हैं जो मेरे को पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स देख के समझ में आया है। तो ये सिर्फ उन्हीं एरियाज से आ रहे हैं। तो प्लीज आप इसके लिए रेडी रहिएगा। एंड लेट अस बिगिन द मैराथन ऑफ यूनिट नंबर 1, 2 एंड लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो विद इट। चलिए फिर सर शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के 9 से 12 नंबर का है। तो चैप्टर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर 60 मार्क्स के पेपर में 12 नंबर का एक चैप्टर है तो मतलब उसमें दम है। तो सर जल्दी जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो यहां पर याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका नाम है ओकियोनोमिया। तो पहला ही एमसीक्यू आपका आ जाता है कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है। तो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ओकियोनोमिया। और ओकियोनोमिया का बेसिकली मतलब होता है क्या? हाउस होल्ड, घरेलू। क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स ना बनी ही सिर्फ इस पर्पस के लिए है कि ये हाउस होल्ड मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, उनकी 3 बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये भी एक एमसीक्यू आता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हर इकोनॉमी की 3 ही बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हर कंट्री में लिमिटेड है, उससे आपको क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, सर हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए। ये भी एमसीक्यू में पूछता है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है टेक्निक क्या होनी चाहिए। आपको लेबर इंटेंसिव जाना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव जाना चाहिए। मतलब लेबर से ज्यादा काम कराना चाहिए, हाथ का काम ज्यादा होना चाहिए, कि मशीन का काम ज्यादा होना चाहिए। ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप जिस कंट्री में हो वहां पर पॉपुलेशन कैसी है, वहां पर फैसिलिटीज कैसी है। जैसे कंट्री लाइक जिम्बाब्वे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना ज्यादा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, तो दे हैज टू बी लेबर इंटेंसिव। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हम लोग लेबर अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग कैपिटल भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट लेबर इज प्रिफर्ड क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। भैया किसके लिए बनाना है, किसके लिए बना, किसके लिए रहे हो, बहुत जरूरी है समझना। आप क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो जनता या मास प्रोडक्शन के लिए, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो लग्जरी आइटम है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। तो उस हिसाब से ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। चलिए, तो सर ये जो इकोनॉमिक्स की खोज है, ये किसने की थी? बहुत सिंपल सी चीज है। 19th सेंचुरी में इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। एक्चुअली इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, मैं एकदम सिंपल रीजन बताता हूं इसका। इकोनॉमी चलाने का लोड किसके ऊपर है? पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। आपके घर के बाहर भी अगर कूड़ा भी पड़ा रहता है, गोबर भी पड़ा रहता है, तुम यही बोलते हो अरे मोदी जी क्या रास्ता नहीं साफ कर रहे। तो इसी से रेफरेंस आता है कि इकोनॉमी वाज टू बी मैनेज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज द वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक बंदा था जिसका नाम था एडम स्मिथ, जिसको ना बैठे बैठे ये ख्वाब आया, ये इंक्वायरी करना चाहता था, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। मैं बोलता हूं ये इंडियन आदमी है, क्योंकि हम इंडियन लोगों की ये पहचान होती है, हमें अपने से ज्यादा दूसरे की थाली में क्या है वो देखने का शौक होता है। तो ये भी ना खोज करना चाहता था, ये समझना चाहता था कि ये जो यूरोपियन नेशंस हैं ये इतने अमीर कैसे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूरोपियन ओरिजिन के लोगों का या यूरोपियन कंट्रीज का इतना ज्यादा वेल्थ कैसे। तो इसने क्या किया, एक खोज की, ठीक है। जब इसने खोजा तो इसको पता चला कि एक्चुअली में, एडम स्मिथ ने खोजा, इसको पता चला कि एक्चुअली में द रीजन बिहाइंड यूरोपियन कंट्रीज गेटिंग सो मच वेल्थ इज सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब वहां के जितने लोग हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हर आदमी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचता है, इनवेरिएबली पूरी कंट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। मींस सब कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अबाउट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट।
एंड दैट इज रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। हम लोग ऐसे मॉडल को, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को आज की डेट में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बुलाते हैं। इसीलिए यूनिट 1 के साथ यूनिट 2 में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाते हैं, क्योंकि यही ये एडम स्मिथ के सेल्फ इंटरेस्ट की थ्योरी से हमें समझ में आया था कि सबसे पहले हमें यह समझ में आया था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता क्या है, जहां पर लोग अपने बारे में सोचते हैं। अब इसका था कि देखो भाई, जब आपने खोज कर ली, आपको फेमस होना है, तो आपको तो खोज कहीं लिखना होगा, है ना। तो इसने क्या किया, खोज को लिखने के लिए किताब सोची कि किताब में लिख देते हैं। अब किताब में जरूरी होता है किताब का नाम, जैसे चैनल में जरूरी होता है चैनल का नाम। और मैं सच बता रहा हूं, 2 दिन तक तो मेरे को लग गया था इस चैनल का नाम खोजने में कि इकोनॉमिक्स बाय सीएसजी। पहले सोचा था इकोनॉमिक्स की दुनिया, तो वो भी कोई चैनल है। फिर सोचा था शान सर क्लासेस, तो वो भी कोई चैनल है। तो फिर मैंने क्या सोचा, इकोनॉमिक्स बाय सीएसजी रखते हैं। तो ऐसे ही इसने क्या किया, बड़ा लेजी आदमी, ठीक है, ये क्या कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था ना कि बाकी नेशंस रिच क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इसने देखो कि बुक का भी नाम वही लिख दिया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इतना आलसी आदमी। बट हम लोग भैया जीएसटी के जमाने में है, जहां पे जिसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर होता है। तो हम लोग ने बुक का क्या किया, शॉर्ट फॉर्म कर लिया, अब्रीविएशन। हम लोग इसको बुलाते हैं द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो क्या सीखा हम लोग ने, एडम स्मिथ आदमी था, उसने किताब लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, और आज हम लोग उसको बुलाते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। It comes from a Greek word oikonomia, which solves the problem of the household. There are 3 problems of the household: what to produce, how to produce, and for whom to produce. ये पहला आदमी था जिसने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की खोज की थी। और आपको मैं बता दूं, क्रिकेट में 2 ही आदमी सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक एबी डिविलियर्स, ठीक है, छक्का मारने के लिए, और दूसरा एमएस धोनी। और ये दोनों फेमस क्या है, छक्का मारने के लिए। एबी डिविलियर्स का जर्सी नंबर 17 है, धोनी का 7 है, ठीक है, धोनी का 7 है, और दोनों छक्का मारने के लिए रेडी हैं। और वैसे ही एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की खोज मार के सबसे पहला छक्का मारा था, इसलिए बुक का ईयर है 1776, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को क्या पढ़ाया जा रहा है सीए में, हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा, हमें पढ़ाया जा रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब हमें यह सिखाया जा रहा है कि आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली आप जब आगे जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखोगे, वो कुछ नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस, बस यही बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब ये एग्जांपल मतलब वन शॉट के टाइम में ये सब फालतू एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना है कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। मतलब इकोनॉमिक्स इस दुनिया में आया क्यों। भैया इकोनॉमिक्स ना इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की, 2 चीजों की वजह से आया एक्चुअली। सबसे पहली चीज है, रीजन है इकोनॉमिक्स आने का कि देयर इज अनलिमिटेड वांट्स, सब आदमी सब कुछ चाहता है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है ना, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है, क्योंकि हमें सब चाहिए, इसीलिए जो रिसोर्सेज है ना उसकी हमें स्कैर्सिटी लगती है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड वांट्स की प्रॉब्लम ही इसलिए है बिकॉज देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए अनलिमिटेड वांट सब्जेक्ट मैटर नहीं है इकोनॉमिक्स का, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सब्जेक्ट मैटर है। अब क्योंकि बेटा मैं तुमको बात बताता हूं, मैं लॉ का भी टीचर हूं। जब मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स। मतलब अगर गुड्स ही नहीं होते तो बेचते क्या, इज्जत, यही बात मैं बोलता हूं। वैसे ही अगर स्कैर्सिटी ही नहीं होती ना तो इकोनॉमिक्स का कोई बेसिस ही नहीं है। इसीलिए जब एमसीक्यू में पूछेगा ना व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज द रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स, अगर रिसोर्सेज। अगर स्कैर्सिटी होती ही नहीं ना तो कभी इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर आपको ठीक से आपने इकोनॉमिक्स का कोर्स किया है तो आपको समझ में आना चाहिए प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के अनलिमिटेड वांट्स थे, क्योंकि रिसोर्स स्कैर्स थे, इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हम लोगों को समझा सकें कि उन स्कैर्स रिसोर्सेज से मैक्सिमम रिटर्न कैसे निकालना है। क्योंकि आदमी हर कुछ नहीं चाह सकता, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। वही चीज इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है, वही चीज इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। अब देखो ये बात यहां पे कहां से लिखी है, जो मैंने आपको हिंदी में बताई ये इंग्लिश में भी लिखी है, बस आपको समझने की ताकत चाहिए। देखो लिखा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, मतलब थ्योरी
by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants in a society. पैसा 1,000 रुपया है, शॉपिंग पर भी जाना है, डेट पर भी जाना है, मां के लिए गिफ्ट भी खरीदना है, सेविंग भी करनी है, सारे रिसोर्सेज कंपिटेटिव है। लेकिन अगर ये 1,000 रुपए की जगह घर में एक मनी प्लांट होता जो सच में मनी दे रहा होता तो घंटा किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना इकोनॉमिक्स होता ना गुप्ता जी होते। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बस आपको यही सिखाता है कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पा सकें। सर इसको मैं एक पेपर पे लिख सकता हूं, इसको मैं एक पेपर पे लिख सकता हूं। इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? मेरी अनलिमिटेड वांट्स हैं, मेरे को दुनिया में सब कुछ चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है मेरे पास जो रिसोर्स है वो स्केर्स है। तो इकोनॉमिक्स मेरे को क्या सिखाता है पता है? हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट। टू मैक्सिमाइज आउटपुट भी नहीं, सॉरी, टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। और यही एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है, बस और कुछ नहीं। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। आपको पता है इकोनॉमिक्स किसी किसी को सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये तू बचपन से करते हुए आया है ब्रो, ये तू बचपन से करते हुए आया है। अपनी लिमिटेड पॉकेट मनी से, अपनी लिमिटेड पॉकेट मनी से तुमने अपनी ख्वाहिशें मैनेज की, बचपन से करते हुए आया है। अपने लिमिटेड टाइम जो एग्जाम के एक दिन पहले का होता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर तूने अपना सिलेबस रिवाइज किया। एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे का लिमिटेड टाइम होता है, स्केर्स है, उसमें तू अपना पेपर सॉल्व करता है। तो इकोनॉमिक्स तो ब्रो तू बचपन से करता है, बस तेरे को नाम किसी ने नहीं बताया। अच्छा, यहां पर एक केस स्टडी दी हुई है बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, जो केस स्टडी आपको सिर्फ यह दिखाती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको यह बताता है कि आप इकोनॉमिक्स को यूज करो, इसके प्रिंसिपल्स को यूज करो, इसके प्रिंसिपल्स को यूज करके उसको अप्लाई करो टू डू बिजनेस। ठीक है, और उससे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे इसमें मेन था क्या कि रामामूर्ति एक कंपनी का सीईओ था जो चाहता था कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए। हर आदमी उसके अगेंस्ट इसलिए था क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, और मार्केट में हो सकता है प्रोडक्ट की डिमांड ही ना निकल के आए। ठीक है, और हम लोग लुट जाएं। जो ओपोनेंट लोग होते हैं वो लोग एक स्वाति फूड्स का एग्जांपल भी देते हैं इसको कि देखो वो कंपनी ने भी सेम कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन वो डूब गई। रामामूर्ति अपनी बात पे टिका रहता है, वो बोलता है भाई मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूं, मैंने लॉजिकली पूरी मार्केट को स्टडी किया है, सारे इफ और सारे बट देखे हैं कि अगर ऐसा ना हो के ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसके बाद डेटा को एनालाइज करके मैंने ये डिसाइड किया है कि दिस इज द राइट मोमेंट दैट वी शुड कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रामामूर्ति कर रहा है ना, मार्केट को एनालाइज कर रहा है, डेटा को पढ़ रहा है, डिमांड सप्लाई को समझ रहा है, यही सब तो इकोनॉमिक्स है। और इसी से तो इसने अपना बिजनेस डिसीजन ले लिया कि प्रोडक्ट नया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बस यही तो आपको कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर भी करना है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, यही करना है आपको। आप सीए बनोगे कल को, ठीक है, आपको मार्केट के डिमांड सप्लाई की समझ होनी चाहिए, आपको अपनी डिमांड और सप्लाई की समझ होनी चाहिए, तभी तो क्लाइंट से पैसा चार्ज करोगे। एक चीज देखना, सीए फर्म में हमेशा सितंबर के टाइम में काम लेके जाओ तो बहुत ज्यादा पैसा मांगता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर लेके जाओ तो घंटा कुछ नहीं मांगता। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर काम ही नहीं होता। अब सुनो, जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ जो बिजनेस है उसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, दूसरे टैक्टिकल, तीसरे ऑपरेशनल। बात समझिएगा, ऑपरेशनल डिसीजन लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है, सुपरवाइजर वगैरह। टैक्टिकल डिसीजन मिड लेवल मैनेजमेंट लेती है। यहां से भी एमसीक्यू पूछा जाएगा कि कितने तरह के बिजनेस डिसीजंस होते हैं। ठीक है, और तीसरा स्ट्रेटेजिक जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है। अब लोग बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं बोलता हूं डिसीजन मेकिंग होता क्या है, पहले ये तो समझना होगा। डिसीजन लेने की जरूरत कब पड़ती है? आपने क्लास 12 पास किया, आप कॉमर्स से हो, ठीक है, आपके पास पीयर्स क्या क्या ओपन है? सीए, सीएस, सीएमए, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, मार्केटिंग, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है,
जिंदगी में टाइम आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि मां जैसा बोलती है बीता हुआ समय लाल कभी वापस नहीं आता। टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है, इसलिए तुमको इनमें डिसीजन मेक करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग तब करनी पड़ती है ना जब रिसोर्स लिमिटेड हो, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन एक ही सिलेक्ट करना है और एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो। डिसीजन मेकिंग कभी भी नहीं करना होगा अगर एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं अवेलेबल करें। और डिसीजन मेकिंग कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, क्योंकि हर डिसीजन के पीछे इफ्स और बट्स दोनों होते हैं। आज मैं यहां पर एक सेशन ले रहा हूं बैठ के, यहां पर हो सकता है सुबह मेरी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि अभी अभी मैं मलेरिया से उठा हूं। पर हर एक चीज के इफ और बट होते हैं। अगर मैं एक बार वापस मलेरिया में गिर भी गया तो उससे तकलीफ मेरे को होगी। बट आज ये मैराथन देखने की वजह से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस पेपर में कम नंबर लाने वाला था लेकिन ज्यादा नंबर लाके पास हो गया, तो उसकी खुशी के आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है। उसकी खुशी के आगे मेरा दर्द कुछ नहीं है। मैं 3-4 बार और सह लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके मुंह पे जो स्माइल आएगी ना, और जब उसके माँ बाप देखेंगे वो पास हो गया, उससे अच्छा कुछ नहीं। आओ तो सर यहां पर ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा स्ट्रैटेजिक है, कौन सा मिडिल है, कौन सा ऑपरेशनल है। समझने का तरीका एकदम सिंपल है। अगर आपको लगे कि ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रही है तो फिर वो टॉप स्ट्रैटेजिक हो जाएगा। अगर आपको लगे ये मिडिल टैक्टिकल लेवल का है तो फिर वो मिडिल लेवल हो जाएगा। और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग एकदम लोअर लेवल पर होगा। जैसे शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन है, ठीक है। शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये भी टॉप मैनेजमेंट का है, ठीक है। इफ द फर्म, ये भी स्ट्रैटेजिक है, ये भी स्ट्रैटेजिक है। इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड, ये भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है। लेकिन फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट, ये टैक्टिकल है। शुड द फर्म मेक कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम द फर्म, ये भी टैक्टिकल है। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस द फर्म शुड सेल, ये भी टैक्टिकल है, ठीक है। एक्चुअली ये टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल दोनों है, क्योंकि इसमें आउटपुट की भी बात हो रही है। और प्राइसिंग क्योंकि टैक्टिकल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल पर आ जाएगा आपका आउटपुट। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, विच कस्टमर सेगमेंट विल बी यूजिंग इट, ये सब टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है। हाउ टू कॉम्बैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, ये ऑपरेशनल है, क्योंकि वही लोग सामान बना रहे होंगे तो सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम में वही रहेंगे। अब इतने डिसीजंस लेना, आपको नहीं लग रहा कि ये टास्क थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और ये थोड़ा डायनामिक भी है? क्योंकि डी से डिसीजन मेकिंग और डी से डायनामिक तो हमेशा रहेगा, ठीक है। और जब एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हमेशा आती है। कभी पाकिस्तान वालों को फील्डिंग करते हुए देखा है? हवा में बॉल जाती, इधर से भी एक आदमी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों लड़ गए, बॉल बीच में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, 2 फील्डर के बीच में था बॉल, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटी भी है और साथ ही साथ इट इज डायनामिक इन नेचर एज वेल। इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर। जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना उनको ध्यान से देख के जाइएगा, ये सबसे एमसीक्यू आता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब सर, अब सुनिएगा ध्यान से, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सिंपल सी चीज है, मैनेजर्स इसको यूज करते हैं इन बिजनेस मेकिंग। इसीलिए अब जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, देखिए यहां लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक अप्लाइज दीज टूल्स, दीज मतलब इकोनॉमिक टूल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन्हीं को इकोनॉमिक प्रिंसिपल बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Thus, business economics comprises of that part of economic knowledge, logics, theories, analytical tools that are used for rational business decision making. ठीक है, ये वो नॉलेज है, वो लॉजिक है, वो थ्योरी है, वो टूल है। आज की डेट में डिमांड और सप्लाई तो एक टूल ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को यूज करके, अब सुनो, आज आप डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हो, कल को आपको इस डिमांड और सप्लाई को यूज करना पड़ेगा। आपको डिमांड समझते हुए सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप प्रिंसिपल जो आपने पहले किताब में पढ़ा उसको प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। और आप क्या बनोगे? मैनेजर बनोगे। इसीलिए बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स सब 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 रिलेशन है बाबा, रिलेट करके पढ़ना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एंड दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स।
ठीक है। अब वही चीज डेफिनेशन नीचे भी दी हुई है, वही चीज डेफिनेशन नीचे भी दी हुई है। कभी कभार ना पेपर में आपको पूछ लेता है कि मशहूर डेफिनेशंस दी किसने, ठीक है। तो जैसे ये जियोल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, ठीक है। जियोल डीन ने, मिस्टर डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से ना जियोल डीन को याद रखो, ठीक है। जियोल डीन, GOELDEAN, डीन, जियोल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को लॉन्च किया। हालांकि ये नाम वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते पेपर में, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। इसको ध्यान रखने का तरीका एकदम सिंपल है। एक अलग से पेपर रख लीजिए जिसमें आप इनके नाम नोट कर रहे हो। जैसे आपने जियोल डीन नोट किया, तो जियोल डीन में आपने बगल में लिख दिया कि ये लॉन्डे ने क्या किया था, इसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, इसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। आपको चाहिए होगा तो ये नोटिंग में साथ में शेयर भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था। अच्छा, अब बात ये आती है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है, नेचर के बारे में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को बारे में आप समझने से पहले ये समझो कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। भाई जैसे नाम जाता है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। मतलब जब आप माइक्रो के बारे में सोच रहे हो तो आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, एक इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, मतलब अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। मींस यू आर थिंकिंग, माइक्रो मींस स्मॉल, ठीक है। माइक्रो कम्स फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस, माइक्रोस, और दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस, माइक्रोस, ठीक है। माइक्रोस का मतलब है बिग, ठीक है, और माइक्रो का मतलब है स्मॉल, माइक्रोस का मतलब है स्मॉल। और जब आप मैक्रो के बारे में सोचते हो ना, तब आप इंटायर इकोनॉमी एज अ होल सोचते हो, एज अ होल, इंटायर इकोनॉमी एज अ होल। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन वो आदमी है जिसने माइक्रो और मैक्रो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो वो है रैगनर फ्रिंच, ठीक है। रैगनर फ्रिंच वो आदमी है जिसने माइक्रो और मैक्रो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट क्या करता है इस तरह के इसमें क्वेश्चन सेट करने के लिए, वो आपको एक चीज लिख के देता है, सेंटेंस। फिर आपको वो बोलता है कि ये सेंटेंस माइक्रो में है कि मैक्रो में है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बनाता हूं, ठीक है। अगर वो एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री, क्या बोला, एक फर्म, एक प्रोडक्ट, एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, तो वो माइक्रो है, क्योंकि वो छोटे लेवल पर बात कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो भी आपके माइक्रो के एग्जाम्पल्स भी आएंगे ना, ठीक है, वो इन्हीं कैटेगरी से आएंगे। देख लीजिए, माइक्रो बात करता है छोटी चीज के बारे में, प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। दूसरा, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर आपका चैप्टर भी है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि एक सिंगल इंडिविजुअल का प्रोडक्ट की तरफ क्या आउटकम होना चाहिए। फैक्टर प्राइसिंग मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनको कैसे पैसा चुकाना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू पे देम। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन। अब देखो, अगर ये सेंटेंस यहीं कवर खत्म हो जाता ना, द इकोनॉमिक कंडीशन, नहीं सॉरी, अगर ये यहां पर ये सेंटेंस खत्म हो जाता, इकोनॉमिक कंडीशन, कहां चला गया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, तो ये मैक्रो हो जाता। बट जब इसने ये वर्ड यूज किया ना, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, ये सेक्शन वर्ड लगाते ही ये माइक्रो हो गया। तो ये बात है, ध्यान रखना, ही छोटी छोटी बातें हैं और कुछ नहीं। बिहेवियर ऑफ फर्म्स लिखा है, अगर यहीं पर बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रीज लिख देता तो मैक्रो हो जाता, इंडस्ट्रीज तो मैक्रो हो जाता। पर बिहेवियर ऑफ फर्म लिखा, सिंगल है, ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री ना, तो अगर सिर्फ फर्म के बारे में बात कर रहा है या सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में भी बात कर रहा है तो माइक्रो है। लेकिन इंडस्ट्रीज लगा देगा, अब तुम बोलोगे सर तो ऊपर वाले में भी तो फर्म्स लगाया है, बट भाई ग्रुप ऑफ फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री, तो अगर आप फर्म्स भी बोल रहे हो तो आप एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में ही तो बात कर रहे हो। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज बोलते हो तो आप पूरी इंडस्ट्रीज एट लार्ज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी इंडिया में ऑपरेट कर रही है। फिर बेटा मैक्रो आता है, देखो कितना अच्छे से बोलता है, मैक्रो इन कॉन्ट्रास्ट
इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिनन, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी है ये। अकॉर्डिंगली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, मतलब बड़ी बड़ी चीजों का। दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल, देख लो इनका क्या है। अब एग्जांपल बड़े लेवल पर चला गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल, राइस को इन्फ्लेशन बोलते हैं, फॉल को डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप देखो तो ये 3 तो आपके 12वीं के चैप्टर है, 4 एक्चुअली, फॉरेन करेंसी भी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉरेक्स मैनेजमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी 12वीं का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और लास्ट वाला भी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो सीबीएसई वाले बच्चों को एक हैक दूं, अगर क्लास 11 का कोई टॉपिक है ना तो माइक्रो है, और क्लास 12 का कोई टॉपिक है ना तो मैक्रो है। सिंपल हैक, सिंपल हैक, ठीक है। ओके, लेकिन एक अच्छा एमसीक्यू ये बनता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या चीज से रिलेटेड है। अब एक बात समझिएगा, मैं ये बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा हूं, आपको क्यों पढ़ा रहा हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, और सिमिलरली आप अपने बिजनेस के बारे में सोचते समय इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को, इकोनॉमी आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो भी समझना है। आप लोग बीसीके में पढ़ते हो ना बिजनेस इन्वायरमेंट, तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस इकोनॉमी आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो आपको सीखना है इन द टॉपिक ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राइमरीली होता तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही कंसर्न्ड है, पर एक बात याद रखना, माइक्रो कभी भी मैक्रो से अलग नहीं हो सकता, एंड दैट इज नोन एज द मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब प्रॉब्लम, कि कभी भी आप माइक्रो को मैक्रो से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बात यह है, प्राइमरीली बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न्ड माइक्रो से ही, एमसीक्यू में आप माइक्रो ही लिखेंगे, बट उसमें मैक्रो के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं। सर एमसीक्यू में क्या सिलेक्ट करेंगे, माइक्रो की मैक्रो? माइक्रो, ठीक है, लेकिन इट इज अफेक्टेड बाय मैक्रो प्रिंसिपल्स एज वेल। ओके, चलिए आइए, अब हम लोग आ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, नेचर के बारे में, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये कोई थ्योरी पेपर तो है नहीं, तो आपको ऐसा तो बोलेगा नहीं कि सारे के सारे नेचर बताइए, ठीक है। आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर, ठीक है, या नॉट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अ नेचर ऑफ माय बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, और दूसरा इन फीचर्स के बारे में, जैसे ये बोलता है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हां, क्योंकि एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, आपको मैं सीए में पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा तो मैं आपको वही चीज सकता हूं ना विच इज एन एग्जैक्ट साइंस। जो चीज एग्जैक्ट साइंस है ही नहीं उसको मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? और ये जितनी भी इकोनॉमिक्स थ्योरी है ना, इनको प्रूव किया गया है बाय साइंटिफिक मेथड एंड एम्पिरिकल टेस्टिंग, इसीलिए दे आर एग्जैक्ट साइंस। कि प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, इट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज बीन स्टडीड एंड प्रूव्ड विद एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी पीछे पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्राइमरी कंसर्न माइक्रो से ही है, लेकिन उधर ही पीछे आपने एक और पॉइंट पढ़ा, इसको मैं ऑलरेडी स्टडीड में डाल रहा हूं, कि भले ही माइक्रो से उसका रिलेशन है, ठीक है, भले ही माइक्रो से उसका रिलेशन है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी वो अफेक्ट होता है। तो जो बिजनेस में मैनेजर होता है ना, उसको माइक्रो तो अपने को पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ मैक्रो प्रिंसिपल्स उसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये भी उसको समझ में आना चाहिए। मैक्रो प्रिंसिपल्स की इन्फ्लुएंस समझ में आनी चाहिए उसको। तो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। अब देखो, ये बात, ये तो फालतू पॉइंट है, इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये तो होता ही है। अब ये क्यों साइंस एंड आर्ट है समझो। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया तुमको कि प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। अब तुम पढ़ के मेरे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आज तुम धंधे में उतर गए हो, बिजनेस में, तुमको तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ डिमांड तुमको अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे तुम प्राइस से अपनी डिमांड का रिलेशन समझ पाओ। कि भैया मैंने अगर अपनी सीए की फीस का दाम 1600 रखा है तो मेरे पास 16,000 क्लाइंट आ रहे हैं, अगर मैं ये 2500 करूंगा तो मेरी डिमांड में कितनी चेंज आएगी। लेट्स कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
So it is also an art because it is based on application. Next, it use of theory of market and private enterprises. एक बात समझिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको मार्केट की स्टडी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि एक बात समझिए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई अलग अलग आपने सबने पढ़ा है, लेकिन मेन पता है क्या है, मार्केट में उन दोनों का एप्लीकेशन। क्योंकि जब तक, अगर आप लोगों को याद है, क्योंकि मैं यूज कर सकता हूं ये, जब तक ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा ना, और आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ये बात आप मेरे से सुन लीजिए, ठीक है? तब तक आप बिजनेस में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो बैकड्रॉप में, ठीक है, आपको थ्योरी ऑफ मार्केट की समझ होनी चाहिए। तब तक आपको मार्केट की समझ नहीं है ना, घंटा तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है? फिर बोलता है इट इज pragmatic in its approach. Sir, what do you mean by pragmatic in its approach? ठीक है, ये रियल है, ये आपको प्रॉब्लम्स को डील करना सिखाता है, ये प्रैग्मेटिक है, ये किताबी नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या था, जब आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें तो आधी से ज्यादा चीज असम्पशन पे बेस्ड थी, आधी से ज्यादा किताब में थी। अब आप पढ़ रहे हो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो तुम क्या यार प्रैक्टिकल लाइफ में अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर पाएगा क्या? मोदी जी को जाके बोल पाएगा, ए मोदी जी आप कांस्टेंट रहिए, हमको अपना डिमांड समझना, जीएसटी मत लेके आइए? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल इन इट्स अप्रोच। तो प्रैग्मेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए और समझने, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने और समझने के लिए आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको सब चीज का पता होना चाहिए, आपको मार्केटिंग की भी समझ होनी चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत बार प्राइस कोई सामान को बेचने के लिए काफी नहीं होता, मार्केटिंग की भी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको अकाउंट्स भी एनालिसिस करना चाहिए कि लगा कितना रहे और निकल कितना रहे। स्टैटिस्टिक्स तो मस्त है, बार ग्राफ, डायग्राम्स, अपनी ट्रैजेक्टरी देखने के लिए। अभी मैं यूट्यूब ही खोल के आपको अपना चैनल दिखा दूं तो उसमें दिखाएगा कितने व्यूज है क्या नहीं है, ट्रैजेक्टरी दिखाएगा आपको। जरूरी है समझने के लिए। सो इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, लास्ट में आता है दैट इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। अभी मैं नॉर्मेटिव पे ना कुछ बातें करना चाहता हूं, सुनो। जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है ना, उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग इसको नॉर्मेटिव भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स दोनों है, वो नॉर्मेटिव साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस भी है। दोनों में फर्क क्या है, एक बात समझ लेना। नॉर्मेटिव में और पॉजिटिव में डिफरेंस ये है, पॉजिटिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको बताता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, फ्रांस 2 गोल से लीड, फ्रांस अर्जेंटीना के बीच में 2-2 गोल ऐसे करके अभी 90 मिनट्स के पहले तक चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इज, दोनों में से एक आदमी अगर ये गोल को मार दे, एक और गोल को, तो वो जीत सकता है इस मैच को। तो वो क्या हो जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव की जगह, डिस्क्रिप्टिव जैसे वो बगल वाला है, वो डिस्क्रिप्टिव की जगह, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको जजमेंट देता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप बुक के अंग्रेजी वाले वर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव को बुलाते हैं व्हाट इज, क्या है, और नॉर्मेटिव को बुलाते हैं व्हाट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। ये देखो मैंने हिंदी में भी लिखा है। नॉर्मेटिव का मतलब है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब है क्या है। इसीलिए मैं नॉर्मेटिव बोलता हूं, नॉर्मेटिव होती है मां और पॉजिटिव होते हैं पापा। पी फॉर पापा, पी फॉर पॉजिटिव। वो सिर्फ बताते हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा ना, घर में बैठा दो। अच्छा इतने ही नंबर आए, मां क्या करती है, अच्छा बेटा इतने नंबर क्यों आए, क्या हेल्प चाहिए आपको, कोचिंग चाहिए, कोचिंग लगवा दें, चीजें क्लियर नहीं हो रही, टीचर लगवा दें। मां ये काम करती है, मां नॉर्मेटिव है, पापा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक बात समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला, दिखाता हूं मैं देखो, प्लस कलेक्टिव कर दे रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बोला कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्राइमरीली तो माइक्रो है, ठीक है, बट इसके लिए भी
आपको एनालाइज करना पड़ता है मैक्रो को। वैसे ही अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो है तो नॉर्मेटिव, एकदम सही बात है, प्राइमरीली वो नॉर्मेटिव है, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बट भाई एक बात बताओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम को एनालाइज भी तो करना पड़ता है। वो कौन करके देता है? वैल्यू जजमेंट तो नॉर्मेटिव बता देगा कि क्या करना चाहिए, बट उसके पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि क्या है। जब तक प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे? अगर पापा ये बात मम्मी को बोले ही नहीं कि बेटा बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, तब तक मम्मी को कैसे समझ में आएगा कि ट्यूशन टीचर की जरूरत है? तो नॉर्मेटिव में आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है, प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करना पड़ता है। इसलिए नॉर्मेटिव के साथ मैनेजर जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, उसको पॉजिटिव का भी ज्ञान होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है बट विद पॉजिटिव का टच, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव, जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक से नहीं होता। सर अब अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पर्पस के लिए बना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है। तो प्रॉब्लम तो दो तरीके की होती हैं, एक कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो हमारी कंपनी के अंदर चल रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही है या हमारे साथ है, और कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जो बाहर को है। तो इश्यूज दोनों तरफ से आते हैं, इंटरनल भी आते हैं, एक्सटर्नल भी आते हैं। ठीक है, जो इंटरनल इश्यूज आते हैं वो कंपनी के अंदर है तो वो ऑपरेशनल इश्यूज बोला जाता है उनको, और जो एक्सटर्नल इशू आते हैं वो बाहर वाली इन्वायरमेंट से आ रहे हैं तो उनको इन्वायरमेंटल इशू बोला जाता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जो अंदरूनी है वो बिजनेस के अंदर है तो वो माइक्रो से सॉल्व हो जाएगा, छोटा वाला इंडिविजुअल लेवल पर। जो बिजनेस के बाहर है, इन्वायरमेंट बड़ी है तो वो मैक्रो से सॉल्व होगा। सिंपल सी चीज है। इश्यूज अंदर भी हैं बाहर भी हैं, अंदर के इशू छोटे इशू ऑपरेशनल में आ रहे हैं, छोटी इकोनॉमिक्स से सॉल्व होगा माइक्रो के। बाहर के इशू इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट बड़ी है, बड़ी इकोनॉमिक्स से सॉल्व होगा मैक्रो। ठीक है, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके टूल्स क्या हैं। ठीक है, टूल्स कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यूज होती है? सबसे पहले आती है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। समझिएगा, हर बिजनेस को पहले तो यह समझना होता है कि उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये इकोनॉमिक्स बाय सीएसजी का चैनल ना, ठीक है, कितनी भी बार लॉन्च हो सकता था, मतलब कभी भी हो सकता था, बट मैंने इसको राइट पॉइंट पर किया, क्योंकि अभी अगर मैं इसको नहीं करता ना तो मार्केट की डिमांड लूज हो जाता। अब जो सीए फाउंडेशन के 200 250 बच्चे या 300 400 500 बच्चे जो भी हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो 500 सब्सक्राइबर मेरे लॉस हो जाते, क्योंकि वो वापस नहीं आते सब्सक्राइब करने के लिए, बिल्कुल नहीं आते। अभी उनको कुछ मिलेगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है इससे। ठीक है, देयर इज समथिंग दैट दे आर गेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिमांड को आपको एनालाइज करना है कि कब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। वो कैसे समझ में आएगा? कंज्यूमर का बिहेवियर देख के मार्केट में। और फोरकास्टिंग मतलब आगे के बारे में सोचना। सो फोरकास्टिंग इज यूजिंग द टूल्स एंड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर हाउ इट विल वर्क। ठीक है, फिर दूसरा चैनल प्रोडक्शन और कॉस्ट। देखो भैया, प्रोडक्शन और कॉस्ट पता है क्या है? दे आर, मैं ये पढ़ाऊंगा अभी आगे में, दे आर, प्रोडक्शन और कॉस्ट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अब आपको एक बात पता है कि जैसे जैसे आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन बिकना भी तो चाहिए गुरु। अगर बिकेगा ही नहीं तो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके क्या घंटा उखाड़ोगे? और अगर आप छोटी स्केल पे प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आपको हेल्प करते हैं क्या चीज में पता है? कितना लगाना है, इनपुट कितना लगाना है ये समझने में, और कॉस्ट एनालिसिस आउटपुट कितना निकालना है। तो बेसिकली प्रोडक्शन थ्योरी आपको इनपुट आउटपुट समझाती है, और उस इनपुट आउटपुट का कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करना है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझाता है। जब मैं प्रोडक्शन और कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ इसलिए आया है कि लोगों को यह समझा सके कितना लगाने से कितना निकलता है, उसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं। जब कितना लगाने से कितना निकलता है समझ लिया, अब डिसाइड करेंगे कि किस लेवल पर प्रोड्यूस करना है अपनी पॉकेट देख के, तब कॉस्ट का चैप्टर आता है। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो, प्रॉब्लम यह है ज्यादा बनाना भी गलत है, कम बनाना भी गलत है, क्योंकि अब आपको करनी है इन्वेंट्री को मैनेज। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा बेचने का बर्डन आएगा, ज्यादा दिन तक स्टॉक पाइलअप रहेगा, ज्यादा दिन तक एक्सपायरी, ज्यादा दिन तक पैसा फंसा रहेगा, रोलिंग ऑफ मनी नहीं होगी। तो आपको इन्वेंट्री भी
स्मार्टली मैनेज करना होगा कि मैं कितना बनाऊं कितना रखूं, और इसी में आपके लिए मेथड आता है जिसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। जो जल्दी बिकता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे, जो उससे कम जल्दी बिकता है उसकी क्वांटिटी कम बनाएंगे, और जिसको ज्यादा ही टाइम लगता है बनने और बिकने में उसकी क्वांटिटी एकदम ऑर्डर बेस पे बनाएंगे। समझे? नेक्स्ट आता है सर आप बना लिया, डिमांड समझ लिया, सामान बना लिया, सामान को क्लोजिंग स्टॉक की तरह फैक्ट्री में रख दिया, अब बात आती है उसको बेचना। तो अब यहां पर समझ में आती है मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग। मार्केट में अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड है तो थोड़ा ज्यादा भी प्राइस रखोगे लोग खरीद लेंगे। प्राइसिंग की अलग अलग पॉलिसी है कि स्कीमिंग प्राइसिंग, पहले ज्यादा रखो बाद में कम कर दो। ठीक है, स्कीमिंग सॉरी, पहले छोटा रखो, पहले ज्यादा रखो बाद में कम कर दो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पहले छोटा रखो बाद में बढ़ा दो। दोनों तरह की प्राइसिंग है, एक सैमसंग करता है एक एप्पल करता है। ठीक है, एप्पल करता है स्कीमिंग प्राइसिंग, सैमसंग करता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को देख के, प्रोडक्ट में मार्केट को देख के प्राइसिंग का डिसीजन लेना होता है। ठीक है, एक्चुअली रिसोर्स एलोकेशन गलत जगह पे डाला गया है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ठीक होना चाहिए था सेकंड वाले में, और थर्ड में होना चाहिए था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब रिसोर्स एलोकेशन आपको सिखाया जाता है सीए फाइनल लेवल पर, जब एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। कुछ नहीं है ये रिसोर्स एलोकेशन। मेरे को पता है एक डिसीजन है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, क्या बनाऊं, है ना? तो उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन समझना बहुत जरूरी होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है वो आपको यही दिखाता है, जो आप सीए फाइनल पे पढ़ते हो, कि डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रपोर्शन में लगा के आउटपुट कितना निकलता है। ठीक है, बस ये। अच्छा, इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कितना पैसा लगाऊं और कहां पर लगाऊं, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैंने कैपिटल कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तभी ना मैं बिजनेस करूंगा। अब ये सबसे पहला फंक्शन होता है, ये डिसीजन लेना कि मैं किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं। अब ये मेरा टाइम है, इस टाइम पे मैं सो सकता था, बट मैंने बोला क्यों ना वीडियो बना ले, बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, हमारा नया चैनल भी लॉन्च हो जाएगा। इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं अपना टाइम इस चीज में, मेरा टाइम ही मेरा कैपिटल है। ठीक है, लास्ट में आता है प्रॉफिट एनालिसिस, ये समझने के लिए कि फ्यूचर में अब और क्या बनाना है नहीं बनाना है, जो बिका वो बनाएंगे, जो नहीं बिका वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे बिजनेस में हमेशा रिस्क तो रहता ही है, तो उसको तो एनालाइज करना ही है। अब इसको ना आप एक स्टोरी की तरह बना सकते हो। देखो, सबसे पहले ना आपको बिजनेस में पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट। तो वो आपको कौन सा डिसीजन समझा दिया? थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, जो सबसे पहले होना चाहिए, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये डिसीजन लेने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में। ठीक है, तो ये आपको समझा देगा डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस, डिमांड एंड फोरकास्टिंग एनालिसिस। ठीक है, तो ये होना चाहिए डिसीजन नंबर 2। ठीक है, अब एक बार आपने डिमांड समझ लिया तो अब आपको उस हिसाब से करना है रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब आपका रिसोर्स एलोकेशन डिपेंड क्या चीज पर करता है कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो, और आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कॉस्टिंग में पैसा है। तो ये दोनों डिसीजन आ जाते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। सर अब आपने जब सब कुछ कर लिया ना, तो अब बात आती है, अब तो सामान बन के रेडी हो गया, आउटपुट तो प्रोड्यूस हो गया, तो अब बात आती है उसको बेचने की। तो यहां पर आपको चाहिए नॉलेज ऑफ मार्केट, नॉलेज ऑफ मार्केट, और आपको चाहिए राइट प्राइस। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइसिंग गलत पड़ गई ना तो लग जाएंगी लंका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइस, थ्योरी ऑफ मार्केट प्लस प्राइस। ये आपको उसमें समझ में आता है कि कितना प्राइसिंग होना चाहिए, कितना मार्केट होना चाहिए। तो यहां पर आपने सबसे पहले डिसाइड किया कहां पैसा लगाना है, विच इज बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड आ गई, अब है सामान बनाने की बारी, तो आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट किया,
उससे आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया, जिसके लिए आपको अपना कॉस्ट देखना है। ये आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में आ गया। फिर आपने मार्केट को समझा, मार्केट को समझ के सही प्राइस डिसाइड करके आपने थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइस लॉन्च कर दिया। और सर इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पता है क्या चीज का लेते हो? सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, आप अपने प्रॉफिट को एनालाइज करते हो। प्रॉफिट्स एनालाइज, आप अपने प्रॉफिट को देखते हो कि कितना पैसा मैंने कमाया है और कितना पैसा मैंने नहीं कमाया। आप अपने प्रॉफिट को एनालाइज करते हो, ठीक है। और अपने प्रॉफिट एनालिसिस से ही, ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि वेदर दिस बिजनेस इज वर्थ टेकिंग रिस्क। और यहां पर आप करते हो बेटा अपना लास्ट कर्तव्य निभाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क एनालिसिस, रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस। पूरा माइक्रो आपका इसी पेज पर हो गया, पूरा माइक्रो आपका इसी पेज पर हो गया। सारे के सारे इंटरनल इश्यूज और उनको सॉल्व करने के टूल्स प्लस टूल्स इसी पेज पर हो गए आपके, ठीक है। तो मजा आया तो एक लाइक दबा देना यार, यहां पर मजा आया तो इसी टाइम पे एक लाइक दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि उनको भरोसा अब तक बच्चे कर लिए होंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने की, क्या चीज को? एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वहां पर इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, यहां पर भी हम लोग को कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहली चीज समझने की ये होती है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। अब इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, अगला चैप्टर यही है। एक होता है कैपिटलिस्टिक, एक होता है सोशलिस्टिक। बेटा मैं अभी ना इसको ना तुरंत अभी शूट करके जैसे यूनिट 1 खत्म करूंगा, इसको मैं अपलोड में लगा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी रेडी हो देखने के लिए, उनको क्यों वेट कराऊं। तो कैपिटलिस्टिक हो सकता है, सोशलिस्टिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, ठीक है। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक या मिक्स्ड, CSM, ठीक है। फिर आता है स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। आप कौन से स्टेज में हो? अभी आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हो, मैच्योरिटी स्टेज में हो, टॉप स्टेज पर हो या डिक्लाइन स्टेज पर हो, ये भी समझना है आपको। फिर अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अभी तो कोई रिसेशन चल रहा है, भारी भरकम में आपको लेबर टर्नओवर दिख रहा है सब जगह, एम्प्लॉयज को ऐसे फायर किया जा रहा है मान लो मजाक चल रहा हो, क्योंकि जॉब है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, रिसेशन चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, सरकार बाहर से क्या कर रही है, ठीक है। सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर की हालत क्या है, शेयर मार्केट का क्या हाल चल रहा है, शेयर मार्केट का क्या हाल चल रहा है, सर लंका लगी पड़ी, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये उनके लिए है जिनका डेली में इंडस्ट्री से डीलिंग है, कि लेबर यूनियन की क्या रिक्वायरमेंट है, कहीं वो लोग ये तो नहीं कर रहे बंदी स्ट्राइक ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसका क्या हाल है, बाहर माहौल क्या चल रहा है। जैसे अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई तो लोगों को लगा इसका कोई असर इंडिया पे नहीं पड़ेगा, भयंकर असर पड़ा है भाई। मेरी बहन का वीजा रुका हुआ पड़ा है, कनाडा का वीजा नहीं लग रहा उसका, बोला 1.5 साल बाद नंबर आएगा, वो एजुकेशन के लिए जा रही थी बेचारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा जब आप मैक्रो के बारे में सोचते हो ना, तो पहले आपको देखना है कि मेरा खुद का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मेरी सरकार क्या कर रही है, मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, ठीक है। मेरे देश, मेरा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मेरी सरकार क्या कर रही, मेरे देश में लेवल क्या है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह का। फिर आपको देखना है एम्प्लॉयमेंट का, सेविंग का, नेशनल इनकम का क्या लेवल है। फिर आपको यह देखना है कि मेरे देश का फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, मेरे देश का लेबर सेक्टर कैसा है, और मेरे देश की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसी है। इतना आप एनालाइज कर लो, मैक्रो खत्म। जैसे मैंने फिर से क्या बोला, फिर से डायग्राम बनाता हूं। आपको पहले सबसे पहले क्या देखना है, मैक्रो में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सर आपके देश में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कौन सा चल रहा है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या क्या है। फिर आपको देखना है आपके देश में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेविंग्स, इनकम कैसी चल रही है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है, लेवल ऑफ इनकम कैसी है, लेवल ऑफ सेविंग्स कैसी है, कैसा चल रहा है, ठीक है, क्या माहौल चल रहा है बाहर। अरे थोड़ा बहुत तो देखने से समझ में आ ही जाएगा ना
कि क्या माहौल चल रहा है, मैटर कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी गवर्नमेंट क्या रिएक्ट कर रही है इसमें, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट का रोल क्या है, ठीक है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, आपका लेबर सेक्टर कैसा है, ठीक है। तो आपकी मैक्रो के सारे इश्यूज मैंने इस स्लाइड पर डाल दिए। उधर माइक्रो था, इधर मैक्रो है जो आपके एक्सटर्नल इश्यूज को डील कर रहा है। इसी के साथ आपका यूनिट 1 चैप्टर का खत्म हो गया, जो 3 से 6 नंबर के लिए रेलेवेंट है। यूनिट 1 कंप्लीट, विच इज फॉर 3 to 6 मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन पास्ट ईयर एमटीपीज। डन, ठीक है, यूनिट 1 यहां पर खत्म, ठीक है। तो अब ये वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आएगा यूनिट नंबर 2। थैंक यू सो मच।